हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग आ चुके हैं भाई अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 5 के ऊपर। हमने कल जो पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, उसके एप्लीकेशंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई। नीट के और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर भी इंक्लूड किए हैं। काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं आज के लेक्चर से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशन पार्ट को। केसी की हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं इस केसी की वैल्यू से। तो हमें आज पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन इसका होता है कि हम किसी रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही हो उसकी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो रिएक्शन प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगी या फिर रिएक्टेंट ज्यादा बनाएगी, ये हमें पता चल जाएगा। सेकेंडली हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक्सटेंट का पता लगा सकते हैं रिएक्शन के, किस हद तक कितना प्रोडक्ट बनाएगी, कितना रिएक्टेंट बनाएगी, ऐसा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पता लगा सकते हैं भाई, इक्विलिब्रियम के ऊपर किसी स्पेसिफिक रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आखिर क्या होगी, उसका भी पता लगा सकते हैं हम लोग, अगर हमें केसी की वैल्यू पता हो। तो यही सब आज हमें पढ़ना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या उसकी यूजफुलनेस है, वो कहाँ कहाँ पर काम आएगा, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें बताएगा। तो आप लोग कर दीजिए भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और हम करते हैं फिर डायरेक्टली इस लेक्चर की शुरुआत। ठीक है भाई। सबसे पहले एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हम लोग मिटा लेते हैं भाई। दो टर्म होती हैं जो कि काफी सिमिलर सी होती हैं, एक्सप्रेशन भी उनका सेम होता है। एक होता है रिएक्शन कोसेंट, दूसरा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और दोनों की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आखिर क्या है। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको यही समझाता हूं। मान लो कोई रिएक्शन है जिसके अंदर ए रिएक्टेंट हमने ले लिया, उससे हमें बनाना था एक बी प्रोडक्ट। तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें भाई, स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट ही होगा। इनिशियली हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है जो कि धीरे धीरे प्रोडक्ट बनाना शुरू करता है, और एक टाइम के बाद जो प्रोडक्ट है वो भी वापस से रिएक्टेंट बनाने लगता है। जब दोनों स्पीड बराबर हो जाती हैं तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहां पर आ जाता है, वहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तो ये बेसिक सी इक्विलिब्रियम की प्रोसेस हमारे पास थी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, के ई क्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या होता है भाई, वो प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का उनकी कंसंट्रेशंस का रेशियो होता है उस कंडीशन पर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका हो। जहां पर इक्विलिब्रियम आ गया वहां पर बी की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है, ए की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है। उस पोजीशन के ऊपर बी की कंसंट्रेशन को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे ए की कंसंट्रेशन से, तो वहां से निकल के आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी के जैसी एक और टर्म होती है रिएक्शन कोसेंट, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। वो भी कुछ ऐसी ही होती है, पी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर फर्क क्या है, देखो रिएक्शन कोसेंट सिंपल सी हमें क्या बताता है भाई, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो बताता है। किसी भी गिवन मोमेंट पे रिएक्शन की जब स्टार्टिंग हुई है तब बी की कंसंट्रेशन 0 है, ए की कंसंट्रेशन 1 है, तो वहां पर रिएक्शन कोसेंट 0 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन की, जहां पर क्या है भाई, बी की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई है, ए की भी कांस्टेंट हो गई है, तब बी बाई ए का जो रेशियो होगा उस समय इसी रिएक्शन कोसेंट को हम लोग के ई क्यू के बराबर भी बोल देंगे। वहां पर रिएक्शन कोसेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो क्यू जो है रिएक्शन कोसेंट, ये कोई कांस्टेंट नहीं है भाई। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है सिर्फ रिएक्टेंट वहां पर प्रेजेंट होता है, तो क्यू की वैल्यू बहुत ही कम होती है। स्टार्टिंग में क्यू की वैल्यू बहुत ही कम होती है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है पी की कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, इंक्रीज होती रहेगी, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती रहेगी, और ए जो कि हमारा डिनोमिनेटर में था इसकी वैल्यू कम होती रहेगी, क्योंकि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट हमेशा खत्म होता रहता है। तो क्यू की वैल्यू जो है वो थ्रू आउट द रिएक्शन चेंज करती रहती है।
ये होता है हमारे पास रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट इज बेसिकली रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट्स एट एनी मोमेंट। के इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट ही होता है, लेकिन उस मोमेंट पे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका हो। ये थोड़ा-सा फ़र्क है भाई। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो Q और EQ दोनों बराबर हो जाएँगे। तो ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोसेंट। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत सिंपल सा ही है। रिएक्शन कोसेंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स एट एनी गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो होता है रिएक्शन कोसेंट। तो Q इज बेसिकली एट एनी टाइम। हर अलग-अलग टाइम पे Q की वैल्यू भी चेंज करती रहेगी। स्टार्टिंग में Q की वैल्यू लेस होगी, फिर धीरे-धीरे रिएक्शन के अंदर वो वैल्यू इंक्रीज करेगी और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब वहां पर Q की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये होता है भाई रिएक्शन कोसेंट। हाउएवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट्स व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। जिस मोमेंट पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका हो, ए और बी की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो चुकी हों, उस मोमेंट के ऊपर जो प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन का रेशियो होगा, उसे बोला जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये होता है एट इक्विलिब्रियम। दोनों ही प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो होते हैं, लेकिन किस मोमेंट पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है Q और K। ठीक है भाई? अब यहाँ पर देखो भाई, रिएक्शंस को हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं कि टाइम के साथ-साथ कैसे हमारी रिएक्शन आगे बढ़ रही है। देखो, इसको हम लोग ऐसे मेजर करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है, तो T इज इक्वल टू 0 जब है, टाइम जब 0 है, तो मतलब हम लोग बिल्कुल इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं, जब रिएक्शन शुरू ही हुई है। रिएक्शन जब स्टार्ट होती है, तो रिएक्शन में सिर्फ इक्विलिब्रियम होता है, सॉरी रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट होता है और वहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाती है 1। अगर स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट उसने बनाया ही नहीं है, तो टाइम 0 के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी 0। अब जैसे-जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, बी की कंसंट्रेशन धीरे-धीरे इंक्रीज हुई। इसको हम लोग कैसे ग्राफिकली दिखा सकते हैं? कुछ ऐसे। ये है हमारे पास ए की कंसंट्रेशन, ये है हमारे पास बी की कंसंट्रेशन और ये है हमारे पास टाइम वाला एक्सिस। टाइम 0 के ऊपर मतलब कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होती है, मान लो कि इतनी हो गई। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वहां पर 0 है, मान लो कि इतनी हो गई। अब जैसे-जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू होती है। वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज होगी और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तब ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, कुछ इतनी। ठीक है भाई। सिमिलरली हम लोग बी के लिए भी लिख सकते हैं भाई। बी जो हमारा प्रोडक्ट होता है, स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन होती है 0, लेकिन जैसे-जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने लगता है और बी की कंसंट्रेशन धीरे-धीरे इंक्रीज होना शुरू होती है। कुछ इस तरह से। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से बी की कंसंट्रेशन और ए की कंसंट्रेशन दोनों कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर आपको लगेगा कि मैंने दोनों की कंसंट्रेशन को बिल्कुल सेम बता दिया कि ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इतनी हो गई इक्विलिब्रियम पे। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है बी की लाइन थोड़ी-सी नीचे कांस्टेंट हो, ए की थोड़ी-सी ऊपर कांस्टेंट हो। हो सकता है ए की ओर नीचे आ जाए, बी की ओर ऊपर चली जाए। यहाँ पर दोनों बराबर भी हो गई है। तो सारे ही केस हो सकते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाए। आपस में सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन खुद की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ए की वैल्यू उतनी ही रहेगी। मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ आपको कि यही ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का भी देखने को मिल सकता है कि ए की कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट हो गई और बी की कंसंट्रेशन कुछ यहाँ पर कांस्टेंट हो गई। सेम ग्राफ हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। बी की कंसंट्रेशन यहाँ पर जाके कांस्टेंट हुई, ए की कंसंट्रेशन यहाँ पर जाके कांस्टेंट हुई।
ठीक है? तो इस तरीके से ये ग्राफ हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा एक ग्राफ होता है। तो बेसिकली जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, तो ए की कुछ कंसंट्रेशन कम हो गई होगी। मान लेते हैं कि एक्स कंसंट्रेशन ए की कम हो गई है। मतलब ए के स्टार्टिंग में अगर 1 मोल थे, तो 1 में से x मोल कन्वर्ट हो चुके हैं b में। b की कंसंट्रेशन हो जाएगी x, a की हो जाएगी 1 माइनस एक्स। इनिशियल में से जितने मोल इसके कन्वर्ट हो गए उसको माइनस कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी भाई। इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी रिएक्शन को ट्रैक करते हैं। स्टार्टिंग में 1 मान लेते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की 0 मान लेते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट x अमाउंट में कंज्यूम हो गया। तो रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1 इनिशियल थी, x डिकम्पोज हो गई, तो अब इक्विलिब्रियम पे हो गई 1 माइनस एक्स। और बी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या हो गई? x हो गई। ठीक है भाई, ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये था भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं भाई हम लोग। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होता है, तब वहां पर दो डायरेक्शंस के अंदर रिएक्शन हो रही होती है। एक डायरेक्शन वो है जिसमें ए जो है वो बी बना रहा है, लेफ्ट से राइट वाली डायरेक्शन, या फिर इसी को हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। ए से बी वाली जो डायरेक्शन है, इसी को हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन भी बोलते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है भाई। दूसरी डायरेक्शन जो कि है राइट से लेफ्ट, मतलब वो रिएक्शन जिसमें ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है, इसी को हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल देते हैं। इसी को हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल देते हैं। इसी को हम लोग राइट टू लेफ्ट बोल देते हैं, या फिर इसी को हम लोग प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी बोल देते हैं। ये तीनों ही नाम इसके सही हैं भाई। किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको अलग तरह से इसका नाम लिखा हुआ दिख जाए। ए बी वाली रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको लेफ्ट से राइट बोलेंगे, है ना, लेफ्ट टू राइट। तो ये दोनों ही तरीकों से हम लोग क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं भाई। ये दो डायरेक्शन होती हैं रिएक्शन की, या तो लेफ्ट से राइट मतलब कि फॉरवर्ड, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब कि बी से ए, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, राइट टू लेफ्ट। इस तरीके से दो डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। अब अगर हम लोग बात करें भाई क्यूसी की, देखो क्यूसी रिएक्शन की स्टार्टिंग में क्या होगा? क्यूसी बेसिकली होता क्या है भाई? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमारा कांस्टेंट ही है, एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर जाके हमारा केसी कांस्टेंट होगा। मान लो कुछ इतनी हो गई हमारी केसी की वैल्यू, केसी की वैल्यू यहाँ पर इतनी ही है। हर मोमेंट के ऊपर केसी की वैल्यू इतनी ही रहने वाली है। ये एक तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ केसी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई क्यूसी की वैल्यू। अगर हम लोग देखें इनिशियल स्टेज के ऊपर, बिल्कुल जब रिएक्शन शुरू हुई है, हमने ए रिएक्टेंट डाला ही है रिएक्शन के अंदर, तो वहां पर क्या होगा भाई? ए की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, बी की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी। मतलब कि प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में अभी नहीं है, ए की ही कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर न्यूमरेटर बहुत ही कम हो जाए, डिनोमिनेटर बहुत ही ज्यादा हो जाए, तो वहां पर क्यूसी की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। तो इनिशियली हम लोग बोल सकते हैं भाई क्यूसी की वैल्यू बहुत ही कम होती है, क्यूसी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो इनिशियली हमारे पास ये कंडीशन हो गई। ठीक है भाई। इनिशियल कंडीशन में हमें पता चल गया कि क्यूसी की वैल्यू बहुत ही कम है। अब यहाँ पर देखो, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू होगी क्योंकि रिएक्टेंट डिकम्पोज होने लग जाएगा, प्रोडक्ट बनने लग जाएगा, इसीलिए बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू होगी। धीरे धीरे इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा। बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होते होते एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगी जहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पर
Kc की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इस कंडीशन के ऊपर अभी क्या हुआ है भाई, B की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है, A की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। उस कंडीशन पे QC की क्या वैल्यू होगी भाई, वो बिल्कुल KC के बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर QC जो है वो KC के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये हो गई है भाई अभी हमारे क्यूसी की वैल्यू। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर बीच में जो कंडीशन आपको दिख रही है ये सेटिस्फाई हो चुकी है। केसी की वैल्यू इतनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, रिएक्शन कोसेंट चेंज कर रहा है रिएक्शन के साथ। इनिशियली ए की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट फुल थी, 1 थी, और बी की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 थी, इसलिए क्यूसी बिल्कुल कम था। रिएक्शन आगे बढ़ी, इक्विलिब्रियम आ गया, बी की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई, ए की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई, वहां पर क्यूसी और केसी दोनों बराबर हो गए, और इस तरीके से हमारा एक कंडीशन आ गई। अब जब बी के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, ये रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी। तो बेसिकली पहले रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, ए से बी की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही क्यूसी और केसी बराबर हो गए रिएक्शन वहां पर रुक गई। मतलब फुल्ली रिएक्शन नहीं रुकी, बस रेट बराबर हो गए, है ना। इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है नेचर में, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा था उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बनाने लग गया। तो इस तरीके से हमारे पास इक्विलिब्रियम वहां पर अटेन हो गया। रिएक्शन यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, ये बात ध्यान से समझना, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। जैसे ही क्यूसी और केसी बराबर हो गए रिएक्शन वहां पर स्टॉप हो गई। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं स्टार्टिंग में क्या था भाई, क्यूसी जो था वो कम था केसी से, तो रिएक्शन ने क्या किया, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली। उसके बाद में जैसे ही दोनों बराबर हो गए रिएक्शन में एक तरीके से इक्विलिब्रियम आ गया, बी की कंसंट्रेशन और ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देख सकते हैं भाई, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब जाएगी जब क्यूसी हमारा लेस हो केसी से। क्यूसी की वैल्यू यहाँ पर कम थी इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, क्यूसी की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हुई, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर वैल्यू हो गई तो रिएक्शन वहां पर रुक गई। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल चुका है। हमें डायरेक्शन ही प्रेडिक्ट करनी थी रिएक्शन की, वो हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर ली है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, लेफ्ट से राइट कब जाएगी, जब क्यूसी की वैल्यू कम हो केसी से। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अगर हमारा Q जो है वो लेस हो केसी से। जब रिएक्शन क्वोशेंट कम हो केसी से तब वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली है। अगर रिएक्शन बिल्कुल रुकी हुई है, कंसंट्रेशंस वहां पर कांस्टेंट हो चुकी हैं, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम के ऊपर Q और Kc बराबर हो जाएंगे, Q और Kc बराबर हो जाएंगे। अब हम लोग तीसरी कंडीशन की बात करते हैं भाई, मान लो कुछ ऐसा होता कि QC की वैल्यू Kc से भी ज्यादा हो गई। देखो ऐसा कब होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। अगर हम लोग ए से स्टार्ट कर रहे हैं भाई रिएक्शन को, लेफ्ट साइड से इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो क्योंकि स्टार्टिंग में ए की वैल्यू ज्यादा थी, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हुई, उसके बाद में कांस्टेंट हो गई। अब जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, बी की कंसंट्रेशन और ए की कंसंट्रेशन दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, से कांस्टेंट हो चुके हैं, वहां पर रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, वहां से आगे रिएक्शन के जाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पर अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा हो ही नहीं सकती इस तरीके से, तो फिर यहाँ पर हमने ज्यादा वैल्यू कैसे दिखाई। देखो ऐसा तब हो सकता है जब हम लोग सेम रिएक्शन में इक्विलिब्रियम राइट साइड से अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बी को लिया हुआ है एज ए रिएक्टेंट, या फिर आप लोग ऐसे समझो कि जब इक्विलिब्रियम आया ना, हमने जो बी प्रोडक्ट था वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया रिएक्शन के ऊपर, रिएक्शन के अंदर हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड कर दिया। तो उस कंडीशन में तो ऐसा हो ही गया कि बी की कंसंट्रेशन जो है वो उससे भी ज्यादा हो गई जो कि इक्विलिब्रियम में थी। रिएक्शन में हमने ए डाला, बी कुछ बन गया, इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम के ऊपर बी की कंसंट्रेशन इतनी थी, ए की कंसंट्रेशन इतनी थी, उस कंडीशन पे हमने और ज्यादा बी डाल दिया। तो यहाँ पर सीधी सी बात है भाई, वहां पर क्यूसी की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी।
पी की कंसंट्रेशन वहां पर हमने बढ़ा दी है, उस केस में क्या होगा भाई, के क्यू की वैल्यू और भी ज्यादा हो जाएगी केसी से। तो एक तरीके से हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वहां पर डाल दिया। तो अब रिएक्शन क्या करेगी देखो, इस केस में क्या हुआ भाई, बी क्योंकि हमने एक्स्ट्रा डाल दिया, इसलिए Q की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। B की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो यहाँ पर QC ज्यादा हो गया KC से। Q बिकम मोर देन KC। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, B को थोड़ा सा वापिस से डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा A के अंदर। B को थोड़ी सी कंसंट्रेशन अपनी चेंज करनी पड़ेगी A बनाने के लिए, क्योंकि QC की वैल्यू अभी ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पर B बाई ए का रेशियो जो है ज्यादा हो गया है इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले रेशियो से। अगर इसके बराबर जाना है तो B की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा घटाना पड़ेगा, A की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली वहां पर क्या होगा भाई, B थोड़ा सा ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा A के अंदर, प्रोडक्ट जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाएगा रिएक्टेंट के अंदर। तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं QC की वैल्यू घटने लग जाएगी, और कब तक डिक्रीज होगी, जब तक कि वो KC के बराबर ना हो जाए। तो बेसिकली रिएक्शन यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। प्रोडक्ट अगर एक्स्ट्रा हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा कंसंट्रेशन हमने प्रोडक्ट की कर दी, तो प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन होगा, प्रोडक्ट डिसइंटीग्रेट होगा, प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। कब तक कम होगा, जब वो तक वो अपने इक्विलिब्रियम वाले रेशियो को वापस से एस्टेब्लिश ना कर ले। तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन बैकवर्ड कब जाने वाली है, रिएक्शन बैकवर्ड तब जाएगी जब Q की वैल्यू ज्यादा हो जाए Kc से। अगर हमें रिएक्शन क्वोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर पता चल जाए, तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन अब फॉरवर्ड जाने वाली है, रुकने वाली है, कहीं भी नहीं जाने वाली, या फिर वो बैकवर्ड जाने वाली है। ये तीनों चीजें हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता चल जाए। तो रिएक्शन क्वोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज से हम लोग कैसे डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, ये हम लोग सीख गए भाई। अगर रिएक्शन क्वोशेंट बराबर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, मतलब कंसंट्रेशन सब चेंज नहीं करने वाली, रिएक्शन वहीं पर रहेगी। अगर क्यूसी की वैल्यू कम है केसी से, तो मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन अभी तक आई नहीं है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाने वाली है। अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो चुकी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो रिएक्शन थोड़ा सा बैकवर्ड जाएगी, जब तक फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। ये था भाई हमारा पहला एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। आगे बढ़ते हैं, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस एक्सटेंट तक प्रोसीड करेगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। आगे हम लोग समझना शुरू करते हैं भाई, आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन कितना प्रोडक्ट बनाने वाली है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें पता लगाना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। देखो भाई, यहाँ पर एक चीज समझो, मान लो हमारे पास रिएक्शन थी कुछ इस तरह की, ए बना रहा था बी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो होता है बी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए की कंसंट्रेशन। यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान से समझो भाई, अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 10⁻³ इस ऑर्डर की इसकी वैल्यू है। Kc की वैल्यू अगर ज्यादा है तो हम लोग समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर B की कंसंट्रेशन तो होगी ज्यादा और A की कंसंट्रेशन होगी कम। न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तभी तो हमारी मेन वैल्यू ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ही लार्ज है, तब वहां पर क्या होगा भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है, रिएक्टेंट बहुत कम बन रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से प्रोसीड कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो रिएक्शन फेवर हो रही है। तो यही मतलब है भाई, अगर लार्ज वैल्यू है केसी की, तो वहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ फेवर हो रही है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं भाई, हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिलके जब हाइड्रोब्रोमस एसिड बना रहे हैं, तब वहां पर Kc की वैल्यू देखने को मिलती है 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18। इस ऑर्डर का हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है 298 केल्विन के ऊपर। तो ये जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा है। 10⁻³ से अगर ज्यादा वैल्यू हो तो उसको हम लोग लार्ज वैल्यू ही कंसीडर करेंगे।
तो क्योंकि यहाँ पर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, Kc की वैल्यू होगी क्या, HBr की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2 और Br2 की कंसंट्रेशन। Kc की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो मतलब HBr की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। HBr की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो मतलब ये रिएक्शन HBr की तरफ फेवर हो रही है, HBr बनाना प्रेफर कर रही है, तो प्रोडक्ट की तरफ ये रिएक्शन फेवर्ड है। तो ये मतलब हो जाएगा भाई लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शोज दैट फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेवर्ड। अगर हम लोग दूसरी बात करें भाई स्मॉलर वैल्यूज की, अगर Kc की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, यहां से देखो Kc क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अगर Kc की वैल्यू बहुत कम है तो ये वैल्यू बहुत कम कब आएगी, ये वैल्यू कम तब आएगी जब B की कंसंट्रेशन कम हो और A की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। जब न्यूमरेटर स्मॉल होगा, डिनोमिनेटर लार्ज होगा, तभी तो हमारी मेन वैल्यू बहुत कम आएगी। तो अगर इसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है, स्मॉलर आ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो हमें ये बताएगा कि रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ फेवर्ड है, रिएक्टेंट ज्यादा बना रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवर्ड है। तो स्मॉलर वैल्यू अगर है Kc की, कितनी स्मॉलर भाई, K की वैल्यू अगर 10 रेज टू द पावर -3 से कम है, यहां पर होगा -3, 10 रेज टू द पावर -3 से अगर कम वैल्यूज आ रही है, इससे भी कम अगर K की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड है, रिएक्टेंट्स की डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में फेवर्ड है। अगर इंटरमीडिएट वैल्यू आ रही है 10 रेज टू द पावर -3 से तो ज्यादा है, लेकिन 10 रेज टू द पावर 3 से कम है, ऑलमोस्ट बीच में कहीं वैल्यू आ रही है, तब वहां पर हमें ये पता चलेगा कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन ही कंपेरेबल है। कंपेरेबल है मतलब बहुत ज्यादा नहीं है किसी एक तरफ कंसंट्रेशन, ऑलमोस्ट बीच में ही दोनों की कंसंट्रेशंस लाई कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें भाई, H2 और I2 मिलके जब 2 मोल बनाते हैं HI के, तो HI भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। 700 केल्विन टेम्परेचर अगर हम लोग कर दें तो वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती है 57। 57 जो है वो ना तो 10 रेज टू द पावर 3 से ज्यादा है, ना 10 रेज टू द पावर -3 से कम है, इन दोनों के बीच में ही कहीं पर आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई, दोनों की कंसंट्रेशंस कंपेरेबल होंगी, HI और H2I2 की कंसंट्रेशंस ऑलमोस्ट कंपेरेबल होंगी। यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि रिएक्शन राइट साइड में ज्यादा फेवर हो रही है, प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा फेवर हो रही है, या फिर लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा फेवर हो रही है। वहां पर ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम होगा और वहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस भी कंपेरेबल होंगी। तो Kc की क्या वैल्यू दी हुई है, उसके बेसिस पे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक यहाँ पर जाने वाली है, प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा फेवर होगी या रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा फेवर होगी, या फिर दोनों की तरफ ही ऑलमोस्ट बीच में रहेगी। तो इस तरीके से Kc की वैल्यू से हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे अगर कोई रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो वहां पर किस एक्सटेंट तक वो जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए तो वहां पर हमें क्या बताना है भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आखिर कितनी होगी। देखो भाई, हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं पहले ही आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में, अभी थोड़ा सा एक प्रोफेशनल एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है, PCl5 बना रहा है PCl3 और Cl2। इसके हिसाब से देखो भाई, यहाँ पर मैंने ऊपर स्टेप्स भी लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों के नोट्स में आप लोग अच्छे से लिख पाओ। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। इनिशियली हम लोग क्या मानेंगे भाई, हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट है, रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है। तो इनिशियली हम लोग मान लेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 1, PCl5 हमारे पास यहाँ पर लिया हुआ है रिएक्टेंट। PCl5 को, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो डीकम्पोज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है PCl3 और Cl2 के अंदर। तो यहाँ पर इनिशियली अगर हम लोग बोले सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट था जिसकी कंसंट्रेशन थी 1, यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इन दोनों की कंसंट्रेशन हम लोग लिख सकते हैं भाई 0 एंड 0। अब आगे क्या होता है भाई, धीरे धीरे रिएक्टेंट डिकम्पोज होना शुरू होता है, उसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू होती है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनना शुरू होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि x अमाउंट ऑफ PCl5 जो है डिसोसिएट हो गया। x अमाउंट ऑफ PCl5 अगर डिसोसिएट हो गया
तो प्रोडक्ट कितना बना होगा? एक्स अमाउंट में प्रोडक्ट बन गया होगा, एक्स अमाउंट में Cl2 बन गया होगा। इस तरीके से ही ये डिसोसिएट होता है। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है भाई। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? हमें स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ध्यान में रखने पड़ते हैं। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, उसके बाद देखो कितने मोल रिएक्टेंट के डिसोसिएट होके कितने मोल बनाएंगे प्रोडक्ट के। यहाँ पर ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस थी। PCl5, PCl3 और Cl2 दोनों का तीनों का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 1 था। तो मतलब 1 मोल PCl5 अगर ब्रेक हो रहा है तो 1 मोल ही PCl3 बनेगा और 1 मोल ही Cl2 बनेगा। सेम वे से अगर x मोल PCl5 का डिसोसिएट हो रहा है तो x मोल ही PCl3 बनेगा, x मोल ही Cl2 भी बनेगा। वहीं पर अगर मैं आपको एक अलग रिएक्शन लिख के दिखाऊं भाई, मान लो मैं आपको बता रहा हूं 2 मोल NH3 ये डिसोसिएट हो रहा है N2 में और 3 मोल्स H2 में। अगर इसके लिए मुझे सेम चीज लिखनी होती तो हम लोग क्या बोलते भाई, इनिशियली मान लो कि हमारे पास NH3 के मोल हैं 2, रिएक्शन के स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगे नहीं तो इनको हम लोग बोल देते हैं 0। अब मान लो 2 में से कुछ मोल डिसोसिएट हो गए, 2 में से 1 मोल अमोनिया का जो है वो यहाँ पर डिसोसिएट हो चुका है। तो यहाँ पर अमोनिया के कितने मोल बचते? 2 माइनस 1, मतलब 1 मोल अमोनिया का डिसोसिएट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर 1 मोल अमोनिया का डिसोसिएट हुआ है तो क्या 1 मोल ही नाइट्रोजन बनती? ऐसा नहीं है। 1 मोल भले ही अमोनिया का डिसोसिएट हुआ है लेकिन नाइट्रोजन बनेगी कितनी वो स्टोइकियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। देखो रिएक्शन की तरफ देखते हैं भाई। 2 मोल अमोनिया हमें 1 मोल N2 ही दे पाती है। अगर 1 मोल अमोनिया यहाँ से डिसोसिएट हुआ है तो N2 सिर्फ हाफ मोल बना होगा, सिर्फ हाफ मोल बना हुआ। सिमिलरली 2 मोल अमोनिया हमें 3 मोल हाइड्रोजन के देती है। तो अगर सिर्फ 1 मोल अमोनिया का डिसोसिएट हुआ है तो हाइड्रोजन भी हमें आधा ही मिलेगा, 3/2 मोल हमें मिलने वाला है। ये कंसेंट्रेशंस होंगे इनकी इक्विलिब्रियम पे। तो स्टोइकियोमेट्री का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। इस रिएक्शन में तो क्या है, एक एक मोल ही था। 1 मोल PCl5 के डिसोसिएट होने से 1 मोल PCl3 बन रहा था और 1 मोल Cl2 बन रहा था। यहाँ पर देखो भाई, अगर हम लोग मान लें कि x मोल NH3 के डिसोसिएट हो रहे हैं तो स्टार्टिंग में थे 2 मोल, x मोल यहाँ पर डिसोसिएट हो गए। x मोल अगर अमोनिया के डिसोसिएट हुए हैं तो N2 के कितने मोल्स वहां पर बने होंगे? x/2 बने होंगे, है ना। H2 के कितने मोल वहां पर बने होंगे? 3x/2 मोल्स वहां पर बने होंगे। इस तरीके से स्टोइकियोमेट्री का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी होता है भाई। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन बना लिया। इक्विलिब्रियम के ऊपर PCl3 की, Cl2 की और PCl5 की, इन तीनों की ही कंसंट्रेशन हमने निकाल ली। इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हो गई x और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई 1 - x। तो यहाँ पर अगर हमें दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होना चाहिए भाई? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम, मतलब कि x मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा x² - 1x से। और इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे Kc के साथ। एक वेरिएबल है, मैथमेटिक्स में हमें अच्छी तरह पता है कि इस तरीके की इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। 2-3 मेथड हमारे पास होते हैं भाई, उन सभी से हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे x की। x की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो मतलब हमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी पता चल गई इक्विलिब्रियम पे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी पता चल गई इक्विलिब्रियम पे। तो इस तरीके से अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं। अच्छा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो गई है, 10%, 20%। वहां से हम लोग x को प्रेडिक्ट कर लेंगे, है ना। तो वहां से हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशंस कितनी होगी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की। तो ये थे भाई कुछ एक टॉपिक जो हमें कवर करने थे आज के लेक्चर में। इनका अभी एप्लीकेशन करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी हमें ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आएंगे। यहाँ पर देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या बताना है, देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करें। 2 moles of PCl5 were heated in a closed
वेसल ऑफ 2 लीटर। एक क्लोज्ड वेसल हमारे पास थी जिसका वॉल्यूम था भाई 2 लीटर और उसके अंदर PCl5 के 2 मोल्स को ही हमने हीट किया। PCl5 को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वहां पर हमें पता है भाई 1 मोल PCl3 मिलता है और 1 मोल Cl2 मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो भाई, हमें चाहिए इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी थी PCl5 की। स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि 2 लीटर की वेसल में 2 मोल प्रेजेंट थे। कंसंट्रेशन क्या होती है भाई, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। कंसंट्रेशन में अगर हम लोग मोलैरिटी की बात करें तो वो होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 2 लीटर में अगर 2 मोल प्रेजेंट है तो 1 लीटर में कितने होंगे, 1 मोल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से ऐसे कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। मतलब स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन थी PCl5 की वो थी 1। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कुछ होती नहीं है, इसलिए ये हो गई 0। तो इनिशियली जो कंडीशन हमें दी हुई है उनके हिसाब से हमने ये इक्वेशन इस तरीके से लिख ली। ऐसे ही हम लोग रिएक्शन को ट्रैक करते हैं। अब आगे क्या हुआ भाई, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, PCl5 वाज फाउंड टू बी 40% डिसोसिएटेड। 40% PCl5 डिसोसिएट हो चुका था। किसके अंदर, PCl3 के अंदर और Cl2 के अंदर। हमें इस रिएक्शन का निकालना है भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या बताना है भाई, 40% PCl5 डिसोसिएट हो चुका था इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखो अगर 40% PCl5 डिसोसिएट हो चुका है तो बचा कितना होगा, 60% बचा होगा। 40% का यहाँ पर मतलब क्या है, 40% का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास 100 मोल होते PCl5 के तो 40 डिसोसिएट हो चुके होते। अगर 1 मोल हमारे पास है PCl5 का, मतलब 0.4 मोल्स यहाँ पर डिसोसिएट हो चुके हैं। 1 का 40% क्या होता है, 0.4 होता है। बेसिकली एक अगर इनिशियल कंसंट्रेशन थी, एक में से 0.4 मोल्स डिसोसिएट हो चुके हैं PCl5 के। अब PCl3 और Cl2 के अंदर ये डिसोसिएट हुए हैं, ये कितना बना होगा देखो भाई, 1 मोल PCl5 के डिसोसिएट होने से 1 मोल बनता है PCl3 का और 1 मोल ही बनता है Cl2 का। ये इंफॉर्मेशन हमें स्टोइकियोमेट्री से मिल गई। अगर 0.4 मोल डिसोसिएट हुए हैं PCl5 के तो PCl3 कितना बना होगा, ये भी 0.4 मोल बना होगा। Cl2 कितना बना होगा, ये भी 0.4 मोल बना होगा। तो ये कंसंट्रेशंस हमें पता चल गई भाई इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की। और अगर हमें इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता चल जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब कि 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। इसको डिवाइड हम लोग किससे करेंगे भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। तो वो अगर हम लोग सोल्व करेंगे, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.267। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी भाई हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इस तरीके से अगर हमें पता चल जाए कि रिएक्शन कितनी प्रोसीड हुई है और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, तो वहां से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें पता होता कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है और कितनी रिएक्शन प्रोसीड हो चुकी है, तब वहां से हम लोग ये भी निकाल लेते कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस क्या होंगे इक्विलिब्रियम पे। तो ये दोनों तरफ से ही क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। आप बस इस तरीके से ये टेबल बनानी सीख लेना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। नीट 2018 का ये पीवाईक्यू है। अच्छा यहाँ पर ना एक अलग कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखो भाई, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है एंट्रोपी का। एंट्रोपी हमने क्या पढ़ा था भाई, रैंडमनेस होती है, गैसेस की रैंडमनेस बहुत ही ज्यादा होती है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें तो वहां पर गैसेस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो भाई, हमने कंसंट्रेशन के हिसाब से तो ये देख लिया है कि रिएक्शन
प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा फ़ेवर होगी या फिर रिएक्टेंट की तरफ ज़्यादा फ़ेवर होगी। अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन फ़ेवर हो जाएगी और प्रोडक्ट की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो जाए कंसंट्रेशन की, तो वो रिएक्टेंट्स की तरफ ज़्यादा फ़ेवर हो जाएगी। लेकिन कंसंट्रेशन के अलावा टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस डायरेक्शन पे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ देखो। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तब वहाँ पर क्या होता है भाई, गैसेज़ की एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखो, टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में ज़्यादा फ़ेवर होगी, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा गैसेज़ प्रेज़ेंट हैं। रिएक्शन विल बी फेवर्ड टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसेज़। जिस तरफ ज़्यादा गैसेज़ होंगी, उस तरफ रिएक्शन फ़ेवर हो जाएगी। टेम्परेचर अगर कम कर देंगे तो रिएक्शन उल्टी दिशा में फ़ेवर हो जाएगी, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ गैसेज़ हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर आप लोग देखो भाई, A2 और B2 मिलके 1 मोल दे रहे हैं X2 का। रिएक्शन में है 2 गैसियस सब्सटेंस और प्रोडक्ट में है सिर्फ 1 गैसियस सब्सटेंस। ऐसा हमें दिख गया। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताता हूँ, उसके बाद सोल्व करेंगे क्वेश्चन। दूसरा कॉन्सेप्ट है भाई प्रेशर का। मान लो हमारे पास किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर कोई गैसेज प्रेजेंट है। अगर हम लोग वहां पर प्रेशर को इंक्रीज कर दें, मतलब कि हम लोग वॉल्यूम कम कर रहे हैं, कोई पिस्टन अगर है तो उससे हम लोग गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पर कम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा गैसेज नहीं रह पाएंगी। मतलब प्रेशर अगर कम होगा तभी ज्यादा गैसेज वहां पर एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर हम लोग प्रेशर को हाई रखें, अगर प्रेशर हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं गैसेस को, तब वहाँ पर क्या होगा भाई, रिएक्शन उस डायरेक्शन में फ़ेवर होगी जहाँ पर कम गैसेस प्रेज़ेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जहाँ पर कम है। तो प्रेशर अगर इंक्रीज़ कर देंगे, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में फ़ेवर होगी जहाँ पर लेस नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। वहीं पर अगर हम लोग प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे, वहां पर वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ी सी एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ज्यादा वॉल्यूम गैसेज को मिल जाएगा। तो वहां पर क्या होगा भाई, रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ गैसेज हैं। तो इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का और प्रेशर का डायरेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पर देखो भाई, हमारा क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। यहाँ पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमें बनाना है, मतलब राइट डायरेक्शन में प्रोडक्ट्स की तरफ इस रिएक्शन को फेवर करवाना है, जहां पर कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं, उस डायरेक्शन में हमें रिएक्शन को फेवर करवाना है। तो वो कब होगा भाई, देखो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तब रिएक्शन उस डायरेक्शन में फेवर होती है जहां पर ज्यादा गैसेस प्रेजेंट हो। अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो रिएक्टेंट्स की तरफ ये डायरेक्शन फेवर होगी, ना कि प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट की तरफ फेवर करवाना है तो टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा। टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट लो। सिमिलरली हमें प्रेशर को क्या करें कि भाई लेस अमाउंट ऑफ गैसेस की तरफ वो रिएक्शन प्रोसीड करे। अगर लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल की तरफ हमें प्रोसीड करवाना है हमारी रिएक्शन को, तो प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रेशर करना पड़ेगा भाई इंक्रीज। तो अगर इस रिएक्शन को हमें फेवर करवाना है प्रोडक्ट की तरफ, X2 की तरफ, तो वहां पर टेम्परेचर हमें लेना पड़ेगा लो और प्रेशर लेना पड़ेगा हाई। ये इफेक्ट पड़ता है भाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में भी। अभी हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिएक्शन क्वोशेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन हो दी हुई है जिसमें 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। हैबर प्रोसेस है। यहाँ पर हमें रिएक्शन क्वोशेंट की वैल्यू दे रही है। हमें ये बताना है द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कब करेगी। तो देखो भाई, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में रिएक्शन तब जाएगी जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तभी वो लेफ्ट साइड में जाएगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो देखो भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखी हुई है यहाँ पर न्यूमरेटर में। अगर NH3 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, वो वहां पर Q की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। बेसिकली Q की वैल्यू अभी ज्यादा है, Kc की वैल्यू अभी कम है। Qc को डिक्रीज होना होगा, के इक्विलिब्रियम के बराबर आना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली राइट से लेफ्ट रिएक्शन कब गई, जब Q की वैल्यू ज्यादा है Kc से। तो जब
टू की वैल्यू ज़्यादा होती है Kc से, तभी रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। इसलिए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। Q मस्ट बी मोर देन Kc। अगर ये कंडीशन हो जहां पर Q क्या है भाई, कम है Kc से, तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। और Q अगर बराबर हो जाता है Kc के, तो उसका मतलब हो जाता है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाइहाइड्रोजन 30 लीटर ऑफ डाइनाइट्रोजन वर टेकन फॉर द रिएक्शन विच yielded ओनली 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं भाई। हैबर प्रोसेस में एक लगती है डाइहाइड्रोजन और एक लगती है डाइनाइट्रोजन, जिससे मिलके बनता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब हमें यह बताया गया है कि रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही है इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में भी हमने 30-30 लीटर लिए हुए थे दोनों गैसेस के। अब यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट बनना चाहिए था, उसका सिर्फ 50% ही हमें मिला है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जितना भी था इनके हिसाब से, उसका 50% हमें मिलना है। अब हमें क्या बताना है भाई, जब 50% प्रोडक्ट बन चुका है, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर अंडर द कंडीशन एंड द एंड। जब 50% प्रोडक्ट बना होगा, तब वहां पर कितनी कितनी गैसेस प्रेजेंट होंगी, रिएक्टेंट वाली गैसेस कितनी बची होंगी, और प्रोडक्ट की गैस कितनी बनी होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट लॉ होता है जो कि हमें क्या बताता है, सेम कंडीशंस के ऊपर अगर हमने दो गैसेस को रखा हुआ है, तो दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल ही कंसंट्रेशन कैरी करेंगे। तो मतलब अगर 1 लीटर हाइड्रोजन जितना प्रेशर डाल रही है, जितना उसका वॉल्यूम है, उतना ही सेम वॉल्यूम हम लोग N2 का भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर गैसेस में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो यहाँ पर बेसिकली 3 मोल H2 और 1 मोल N2 मिला के 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमें निकालना पड़ेगा। कितना लीटर प्रोडक्ट, कितना लीटर अमोनिया हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसका 50% बनाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड का सिर्फ 50% बना है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अगर 50% ही बना है, तो रिएक्टेंट्स कितने बचे हुए होंगे। ठीक है भाई, हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना अभी। देखो भाई, यहाँ पर रिएक्टेंट्स की अगर हम लोग स्टोकियोमेट्री देखें, तो हमें पता चलेगा कि 3 लीटर हाइड्रोजन को रिएक्शन करने के लिए 1 लीटर नाइट्रोजन चाहिए। 1 लीटर नाइट्रोजन को रिएक्शन करने के लिए 3 लीटर हाइड्रोजन चाहिए। 30 लीटर को कितनी रिक्वायर्ड होगी, 30 लीटर नाइट्रोजन को अगर पूरी खर्च हमें करवानी है, तो 3 टाइम्स हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड होगी। 90 लीटर्स हाइड्रोजन हमें चाहिए होगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल है। हाइड्रोजन इज अवेलेबल इन लेसर अमाउंट देन रिक्वायर्ड, इसीलिए हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। चैप्टर 1 का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट हमने निकाल दिया। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये हम लोग सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही निकाल सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कितना अवेलेबल है, उसी से हम लोग निकाल सकते हैं प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट की और प्रोडक्ट की स्टोकियोमेट्री देखो। अगर 3 लीटर हाइड्रोजन है, तो 2 लीटर अमोनिया दे सकती है। 3 लीटर हाइड्रोजन हमें दे सकती है 2 लीटर अमोनिया। हाइड्रोजन है कितनी, 30 लीटर है। तो 30 लीटर हाइड्रोजन से हमें कितनी अमोनिया मिल जाएगी भाई, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो 20 लीटर अमोनिया हमें मिल जाएगी। 20 लीटर अमोनिया हमें मिलनी चाहिए। तो 30 लीटर हाइड्रोजन अगर खर्च हो जाए, तो 20 लीटर अमोनिया बनेगी। लेकिन 20 लीटर अमोनिया हमारा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमने एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट निकाला है, पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। हमें क्या बताया गया है भाई, हमें सिर्फ 50% मिला है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का। ये 100% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। अगर हमें निकालना हो कि 50% ही एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बना है, तो कितना बना होगा भाई, 10 लीटर अमोनिया बना होगा। इस रिएक्शन के अंदर मतलब कि 10 लीटर अमोनिया की फॉर्मेशन हुई है, 10 लीटर अमोनिया बना है। अमोनिया तो हो गया हमारा 10 लीटर। अच्छा, आपका आंसर यहीं से निकल चुका है, क्योंकि 10 लीटर अमोनिया सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। लेकिन हम लोग बाकी भी निकालेंगे भाई, बाकी कितना बचा होगा देखो। अगर 30 लीटर हाइड्रोजन और 30 लीटर नाइट्रोजन की रिएक्शन से 10 लीटर अमोनिया बन चुकी है, तो ये गैसेस कितनी बची होंगी, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, 10 लीटर अमोनिया हमें बनानी है। हमें पता है कि
1 लीटर नाइट्रोजन खर्च हो रही है जब 2 लीटर अमोनिया हमें बनाना हो। ये स्टोइकियोमेट्री से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले निकालते हैं नाइट्रोजन कितनी बची होगी। हमें पता है अगर 2 लीटर अमोनिया बनाना है तो वहां पर नाइट्रोजन कितनी खर्च होती है? 1 लीटर। बना कितना है अमोनिया? 10 लीटर। 10 लीटर अमोनिया अगर बनाना है तो नाइट्रोजन खर्च हुआ होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब 5 लीटर N2 वहां पर खर्च हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो भाई, रिएक्टेंट में हमने 30 लीटर नाइट्रोजन लिया था जिसमें से 5 लीटर ही खर्च हो पाया है, तो N2 बच कितना गया होगा? 30 में से 5 खर्च हो गया, बच गया होगा कितना? 25 लीटर। तो 25 लीटर नाइट्रोजन अभी भी प्रेजेंट होगा अमोनिया बनने के बाद मिक्सचर में। सेम तरीके से हम लोग हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन कितना बचा हुआ होगा? देखो भाई, 2 लीटर अमोनिया बनाने के लिए हमें 3 लीटर हाइड्रोजन चाहिए। 2 लीटर अमोनिया बनाने के लिए हमें 3 लीटर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। अमोनिया बना कितना है भाई? 50% बना है, 10 लीटर बना है। 10 लीटर अमोनिया अगर हमें बनाना है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा? 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो जाएगा 15 लीटर हाइड्रोजन। मतलब अगर हमारा 10 लीटर अमोनिया बना है तो 15 लीटर हाइड्रोजन वहां पर खर्च हो गया होगा। 30 स्टार्टिंग में था, 15 लीटर खर्च हो गया, तो बचा कितना होगा हाइड्रोजन मिक्सचर में? 15 लीटर ही बचा होगा। 15 लीटर हाइड्रोजन विल बी रिमेनिंग। तो ये तीन कंसेंट्रेशंस हैं भाई जो मिक्सचर के अंदर बची हुई रह जाएंगी। 10 लीटर अमोनिया बन जाएगा, 25 लीटर नाइट्रोजन बच जाएगा, 15 लीटर हाइड्रोजन बच जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखो बाकी गैसेस की कंसेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने क्या किया भाई, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट निकाला जो कि था 20 लीटर। ये हमने निकाला स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के हिसाब से, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। उसके बाद क्योंकि 50% ही बना था तो हमने इसकी 50% वॉल्यूम निकाल ली। इतना प्रोडक्ट बना था। इतने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने रिएक्टेंट्स खर्च हुए होंगे, ये हमने स्टोइकियोमेट्री से निकाल लिया। अब खर्च होने के बाद बचेंगे कितने, वो हमने माइनस करके निकाल लिया। तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाने के बाद तीनों सब्सटेंस कितने कितने लीटर प्रेजेंट होंगे वो हमने यहां से निकाल लिया भाई। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 12, देन इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन। इक्विलिब्रियम के ऊपर सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? देखो कोई रिएक्शन थी जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा था, के की वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 10 रेज़ टू द पावर 3 से भी बहुत ज़्यादा है ना? तो ऐसा कब होता था भाई? देखो, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट दे रहे हों और के की वैल्यू किसके बराबर हो? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर हो, तो यहाँ पर अगर के की वैल्यू बहुत हाई है तो मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत हाई होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर के की वैल्यू हाई है तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही वहां पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ऐसी रिएक्शन मोस्टली प्रोडक्ट ही बनाने वाली है। इक्विलिब्रियम के ऊपर मोस्टली प्रोडक्ट ही प्रेजेंट होंगे, रिएक्टेंट बहुत ही कम प्रेजेंट होंगे। यही चीज हमने और वैल्यूज के लिए भी की थी। अगर के की वैल्यू 10 रेज टू द पावर -3 से कम हो जाए तो वहां पर सिर्फ रिएक्टेंट्स ही प्रेजेंट होंगे मोस्टली। और अगर 10 रेज टू द पावर -3 से 10 रेज टू द पावर 3 के बीच में कहीं पर के की वैल्यू आए तब वहां पर दोनों ही प्रेजेंट होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। तो ये थे भाई आपके नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आने वाले लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफेक्ट होता है, बेसिकली कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का और प्रेशर का। ये तीनों फैक्टर हमने आज कर लिए हैं लेकिन इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आता है एक ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ये हमें क्या बताता है, इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में कहां पर शिफ्ट होगा, ये हमें बताता है ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। इसको भी बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था भाई। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय गाइज।